सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। तो आज हम लोगों का है लेक्चर नंबर 13 ऑफ GKPY की सीरीज़ पार्ट 3। ठीक है। और आज जो है 10:04 पे आना था, लेकिन आज मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, आज मेरी वजह से लेट नहीं हुआ है। एक्चुअल में डोर का थोड़ा सा लॉक ख़राब हो गया था, तो उसी को सही करवाने की वजह से ये डिले हो गया। हाँ जी, तो एक बार कंफर्म करेंगे सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। अक्षता, विशाल, शर्मा जी, अंजलि। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट आज रहेगा, मतलब थोड़ा सा अलग सा इंटरफेस आपको लगेगा। नया इंटरफेस में ट्राई कर रहा हूँ सो दैट कभी कभी बीच में फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। एक्चुअल में है क्या ना कि पेन की जो थिकनेस है वो एडजस्टेबल नहीं होती है इस नए मैकबुक में और इसको मैं कितना घरिया चुका हूँ इसकी वजह से आपको पता है। ठीक है, तो वो क्योंकि एडजस्ट नहीं होती है तो एक नया तरीका निकाला गया है, और वो है कि अब दूसरे थोड़े से सॉफ्टवेयर में क्लास ली जाए। ठीक है, क्योंकि अब लैपटॉप तो बेच नहीं सकते भाई, क्योंकि थोड़ा सा महंगा आया है सर आज रनिंग करने क्यों नहीं आए आप? गणेश खरियाना, बेटा ऐसे सट्टे मत मारो। बात तो सही है, आज गए नहीं, लेकिन तुम सट्टे मार रहे हो। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एंड दैट इज़ लाल रंग ले लेते हैं। ठीक है, थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स टॉक्स अबाउट द एंसीलरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के बारे में बात करता है? अब कल हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स स्टार्ट किए थे, अनुच्छेद पढ़ना शुरू किया था। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, पार्ट 4 चैप्टर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 के बीच में दिया हुआ है। 28 जनवरी 1950 को इसकी पहली सिटिंग हुई थी। 1+33 का इसका करंट कॉम्पोजिशन, यानी कि 1 CGI एंड 33 अदर जजेस। फिर हम लोगों ने कल इसके आर्टिकल्स याद करना शुरू किया था। आर्टिकल नंबर चल क्यों नहीं रहा भाई ये? इसके लक्षण ठीक ना लग रहे बैक टू पुराने सिस्टम। हाँ, पुराने सिस्टम पे ही वापस चलना पड़ेगा, क्योंकि इसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे हमको। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन दैट इज़ अबाउट सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कल आर्टिकल नंबर 124 यानी अनुच्छेद नंबर 124 से लेकर 131 तक देख चुके थे, 131 तक देख चुके थे। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 132, 133, 134, ये तीनों जो आर्टिकल हैं एक चीज़ से रिलेटेड हैं, दैट इज़ एपेलेट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, एपेलेट जुरिस्डिक्शन यानी कि अपीलीय क्षेत्राधिकार। ये डिफरेंट किस मामले में? 132, 133, 134। 132 है इन, एक सेकंड रुकिएगा बस। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। चलिए, अभी ये वॉइस प्रॉपर आई होगी। ठीक है, तो एपेलेट जुरिस्डिक्शन ये किस मामले में, किस मैटर में अलग है? तो 132 टॉक्स अबाउट द एपेलेट जुरिस्डिक्शन इन सर्टेन मैटर्स, इन सिविल मैटर्स, और ये है क्रिमिनल मैटर्स पे। इतना स्पेसिफिक हो के तो उसने कभी आज तक एसएससी ने पूछा नहीं है कि एपेलेट जुरिस्डिक्शन सिविल मैटर में कौन सा आर्टिकल में है और क्रिमिनल में कौन से। बस आपको याद रखना है 131 में हमने पढ़ा था ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जिसमें कि हमने देखा था सेंटर और स्टेट्स के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, फिर जो स्टेट्स के बीच के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको डील करता है सुप्रीम कोर्ट। 132, 33 और 34 एपेलेट जुरिस्डिक्शन ये डील करता है। ठीक है, देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया एंसिलरी पावर्स। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आर्टिकल 140। एंसिलरी पावर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो पार्लियामेंट है
जो सुप्रीम कोर्ट के पास एग्जिस्टिंग पावर्स हैं, फिर जुरिस्डिक्शन है, यानी उसका जो क्षेत्राधिकार है उसको बढ़ा सकता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और सॉरी पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को, और उसी को बोलते हैं एंसिलरी पावर्स, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सहायक शक्तियाँ। बात करें अगर आर्टिकल नंबर 141 की, तो दैट टॉक्स अबाउट कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी इस तरह से मान लेते हैं कि ऑर्डर या फिर डिक्री पास होता है, दैट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स और ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, यानी कि जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय से नीचे, उनमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित कोई भी कानून होगा सभी अदालतों पर एक तरह से बाध्यकारी होगा, दैट विल बी बाइंडिंग। ऐसे याद कर सकते हैं कि 1 और 1 ने 4 को बाइंड कर रखा है दोनों तरफ से। 142 बोलता है कि किसी भी मैटर में ऐसे सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि उसको कंप्लीट जस्टिस उस मैटर में देने के लिए उसको आगे आना पड़ेगा, तो वो आगे आ सकता है आर्टिकल 142 का यूज़ करके, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय देने के लिए जो भी आवश्यक हम बोल सकते हैं अधिकार या फिर इस तरह से जो कोई डिक्री ऑर्डर पास करना है वो दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, 1984 में हुआ था हमारा भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसमें कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीक हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी। तो उस मैटर में कंप्लीट जस्टिस देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला कि आपको इतना मुआवजा देना पड़ेगा, इसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के फिर अगर हमारी कोर्ट को लग रहा है कि कंप्लीट जस्टिस किसी मैटर में नहीं मिल रहा है, तो उस मैटर में कंप्लीट जस्टिस देने के लिए आर्टिकल 142 का यूज़ कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। 143 बात करता है सलाहकारी क्षेत्राधिकार की, दैट इज़ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अब नाम में ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन यानी कि इसका मतलब है कि कोई ना कोई इसमें एडवाइस ले रहा है। तो कौन एडवाइस ले रहा है इसमें? प्रेसिडेंट एडवाइस ले रहा है, किससे? सुप्रीम कोर्ट से। किन मैटर्स पे? तो ये 2 मैटर्स होते हैं, एक तो मैटर अराइजिंग आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी और मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस। ये पूछता नहीं इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ इसको, ठीक है, बस बता दिया मैंने आपको। बट एक चीज़ ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट पे जो भी एडवाइस मिलती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, दैट इज़ नॉट बाइंडिंग, यानी वो बाइंडिंग नेचर की नहीं होती, वो बाध्यकारी नहीं होती है, ठीक है। ये चारों ही आर्टिकल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। 140 एंसिलरी पावर्स की बात करता है, 141 बस ये कीवर्ड याद रखना है, बाइंडिंग या फिर बाध्यकारी। कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने अगर बोला है तो वो बाध्यकारी होगा सभी कोर्ट में। 142 किसी मैटर में कंप्लीट जस्टिस पूर्ण न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर या डिक्री पास कर सकता है। 143 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात करता है, ठीक है। अच्छा, कुछ और आर्टिकल हैं, जैसे 137 आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये किसकी बात करता है? ये जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, घुमा फिरा के। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से, किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, जरा बताइए। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो निर्णयों या फिर आदेशों की समीक्षा कर सकता है, ठीक है, यानी कि न्यायिक समीक्षा की बात करता है, न्यायिक समीक्षा। जुडिशियल रिव्यू हमने लिया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी लिया है, जुडिशरी के जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो भी हमने यूएस से ली है, लेकिन जो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया है, ऑलराइट। और कुछ यहाँ पे नहीं है, बाकी आप जल्दी से बता दीजिए 129 में क्या लिखा हुआ है जो कल हम लोगों ने देखा था, एंड 130 में क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द लाइक्लीहुड ऑफ अ न्यूट्रल एटम गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज। एक उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की संभावना को इस प्रकार जाना जाता है, किस प्रकार? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या फिर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दैट इज लाइक्लीहुड ऑफ अ न्यूट्रल एटम गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, और जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, दैट इज कॉल्ड एज एन एनायन, उसको हम बोलते हैं ऋण आयन हिंदी में। और जब कोई एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसको हम बोलते हैं धन आयन, यानी कि कैट आयन बोलते हैं उसको। एंड यहीं पे आपको याद पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, ठीक है। ये आप न्यूट्रल एटम देख सकते हैं, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ कैटायन बना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ एनायन बना। और इसी तरह होता आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी ऑफ एन एटम to attract electrons towards itself, to attract electrons towards itself। कई बार इससे ये क्वेश्चन बनता है
कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या होता है पीरियोडिक टेबल में। जो पीरियोडिक टेबल यानी जो आवर्त सारणी होती है इसमें ट्रेंड किस तरह से होता है, डिक्रीज़ करते हैं लेफ्ट से राइट में, फिर इंक्रीज़ करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा टॉप से बॉटम जाने पे, टॉप टू बॉटम जाने पे जो आपके तीनों होते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो, चाहे आयनाइजेशन गेन एंथैल्पी हो या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये टॉप टू बॉटम जाने में डिक्रीज़ करते हैं। और हमें पता है कि जो चीज़ टॉप से बॉटम में डिक्रीज़ करती है वो लेफ़्ट से राइट में इंक्रीज़ करती है, यानी कि बढ़ती है। ठीक है, जो टॉप से बॉटम में डिक्रीज़ करेगा वो लेफ्ट से राइट में इंक्रीज़ करेगा। तो ऑब्वियस से बात है जो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी है वो लेफ्ट से राइट में इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है द वर्ड डैश मीन्स अ बॉडी ऑफ पर्सन्स दैट लुक्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन एक्चुअल प्रैक्टिस। किस शब्द का अर्थ है कि व्यक्तियों का एक निकाय है जो वास्तविक व्यवहार में नियमों और विनियमों के कार्यान्वय को की देखभाल करता है। तो हमारे 3 पिलर्स ऑफ हम बोलते हैं डेमोक्रेसी होते हैं, वैसे तो 4 बोलते हैं बट मेन 3 पिलर्स कौन से होते हैं डेमोक्रेसी के। एक तो होता है लेजिस्लेचर, जिसका काम होता है लॉ बनाने का, कानून बनाने का। हम लेजिस्लेचर किसको बोलते हैं, तो जो हमारे देश की पार्लियामेंट है, देश की जो हमारी संसद है उसी को ही हम लेजिस्लेचर बोलते हैं, जिसमें कि हमारा लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट आता है। ये लॉ बनाते हैं, ठीक है। देन इसके बाद लॉ, उस लॉ को, वो जो कानून बना है उसको एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे कौन इम्प्लीमेंट करता है, तो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, जो कि एक तरह से हमारी सरकार होती है। तभी हम बोलते हैं इंडिया में कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है, या फिर टू बी वेरी स्पेसिफिक एग्जीक्यूटिव जो है दैट इज़ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मोटा मोटा बोल सकते हैं। वैसे तो एग्जीक्यूटिव में ट्रैफिक पुलिस, रोड में खड़ा हुआ एक ट्रैफिक पुलिस का कांस्टेबल भी एक आपका एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है वो, ठीक है। तो बट अगर हम देखें तो ये सरकार है। सरकार किसको रिस्पॉन्सिबल होती है, आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 3 याद करिए, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये ध्यान रखना कि इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर तो चलता है, शक्तियों का बंटवारा तो होता है, लेकिन इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। मतलब कि भाई लेजिस्लेचर अपना काम करता है लॉ बनाने का, एग्जीक्यूटिव उस लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, उसको एनफोर्स करता है, उसको लागू करता है। और वो सही तरीके से लागू हो रहा है कि नहीं, उस पर कोई गलत तरीके से उसको लागू तो नहीं किया जा रहा है, उसको देखने का काम जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कानून बना कि मोटर व्हीकल एक्ट, और उसके तहत हेलमेट ना लगाने पे 1000 रुपये का जुर्माना है। ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपसे मान लेते हैं कि 5000 रुपये ले लिए, तो ये कौन देखेगा कि 1000 लिए 5000 कितने सही लिए फिर गलत लिए। ये काम होता है जुडिशरी का, जिसको हम न्यायपालिका बोलते हैं। तो ये 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी होते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि ये काम लॉ बनाने का करेगा, ये इसका काम नहीं कर सकता, ये इसका नहीं कर सकता, ये इसका नहीं कर सकता, ये इसका नहीं कर सकता। तो ये होता है सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन अभी मैंने आपको तुरंत अभी आर्टिकल 142 पढ़ाया था, जिसमें कि मैंने बताया था किसी मैटर में कंप्लीट जस्टिस करने के लिए जुडिशरी फ्रंट फुट पे खेल सकती है, यानी कि वो कोई भी ऑर्डर या डिक्री पास कर सकती है। यानी कि जो काम एग्जीक्यूटिव को करना चाहिए था वो अब जुडिशरी कर रही है, यानी कि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स का उल्लंघन हुआ है। तो भारत में इसीलिए बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स तो है, लेकिन स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। ये स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर यूएस में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता है। और यहाँ पे पूछा क्या गया, दैट लुक्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करती है, जिसको कि हम कार्यपालिका बोलते हैं। कमेंट में आप बताएंगे कि कौन सा आर्टिकल है जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की सेपरेशन की बात करता है। कल ही हम लोगों ने, कल भी पढ़ा था और परसों में पढ़ा था, कौन सा डीपीएसपी का आर्टिकल है। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन जुड़ा हुआ है। थियोसॉफिकल सोसाइटी कब बनी थी, ये तभी बनी थी जब आर्य समाज बना था, ये तभी बनी थी जब इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट बना था। ये बना था 1875 में, 1875 में, विद इट्स हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर था। और कौन इसका फाउंडर था, तो फाउंडर थे एमएस ऑलकॉट एंड एचपी ब्लावत्स्की, ठीक है, ब्लावत्स्की। ये इसके क्या थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर। देन इसके बाद 1882 में, 1882 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो अड्यार में शिफ्ट हो जाता है, जो कि है मद्रास में। ये इंडियन जो हिंदू स्कूल ऑफ फिलोसफी है उस पर बेस्ड था थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है। इसी वजह से अड्यार मद्रास में इसके हेडक्वार्टर शिफ्ट हो जाते हैं। इसके बाद एमएस ऑलकॉट जी की डेथ के बाद एनी बेसेंट जी इसकी जो है एक तरह से मेन हेड हो जाती हैं, एनी बेसेंट। तो ऑप्शन नंबर 4, एनी बेसेंट जी के रिगार्डिंग हमें क्या पता होना चाहिए जो हमने पहले पढ़ा है। हम ये पढ़ चुके हैं कि शी सेड
कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडिया में रूल कर रही है दैट इज़ नॉट रूलिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडियंस बट फॉर इट्स ओन प्रॉफिट। ये बात किसने बोली थी? एनी बेसेंट जी ने। शी वॉज द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। 1916 का जो लखनऊ का सेशन हुआ था उसको अंबिका चरण मजूमदार ने प्रेसाइड किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट एक साथ आए थे, जॉइंट डिमांड्स रखी थी मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने। बट 1917 जो अगला सेशन था उसको प्रेसाइड, ये कहाँ पे हुआ था? कैलकाटा में, और उसको प्रेसाइड किया था एनी बेसेंट ने। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। और एनी बेसेंट जी ने ही होम रूल लीग की स्थापना करी थी। होम रूल लीग, होम रूल लीग एक्चुअल में दो बनी थी। एक तो बनाई थी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के रिगार्डिंग हमने कुछ फैक्ट्स याद किए थे, अगर आपको याद हो। एक तो इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, यानी भारतीय अशांति का जनक किसने बोला था? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने बोला था? और इनको हम लोकमान्य के नाम से जानते हैं। लोकमान्य का इनका टाइटल है। इन्होंने 2 न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए थे, मराठा एंड केसरी। जो मराठा था वो इंग्लिश लैंग्वेज में, केसरी आपका मराठी लैंग्वेज में। आर्कटिक होम टू वेदास इन्होंने किताब लिखी, आर्कटिक होम टू वेदास। और ये बोला था वैलेंटाइन चिरोल ने, जिसकी वजह से इनको जेल भी हुई थी फिर बाद में। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग का जो फॉर्मेशन किया था वो पुणे में किया था, 1916 में किया था, 1916 में। 1916 में ही एनी बेसेंट ने भी किया था, बट इनका जो हेडक्वार्टर था वो था मद्रास में। एनी बेसेंट 1916 में हुआ था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जी का थोड़ा सा पहले हुआ था। ठीक है, जो होम रूल लीग था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, दैट इज डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ द बजट? विकासात्मक व्यय बजट के किस भाग के अंतर्गत आता है? तो पहली बात तो बजट ये क्या होता है? तो बजट होता है एनुअल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जिसमें कि हमारे कितना पैसा कहाँ से आया, कहाँ से कहाँ पे गया, वो सारा कुछ यहाँ पे होता है बजट में, जो कि आर्टिकल नंबर 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो कल हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 107 पढ़ा था, 108 पढ़ा था, 109 पढ़ा था, 110 पढ़ा था एंड 111 भी पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था ऑर्डिनरी बिल का पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है इसमें। देन अगर मान लेते हैं डेडलॉक हो गया, वो ऑर्डिनरी बिल साधारण विधेयक पास नहीं हो पा रहा है लोकसभा राज्यसभा से, मान लेते हैं कि क्या हमने कंडीशन पढ़ी थी कि एक हाउस ने दूसरे हाउस के पास भेजा, उसने मना कर दिया, या फिर एक हाउस ने दूसरे के पास भेजा और उसने जो अमेंडमेंट प्रपोज किए वो पहले हाउस को मंजूर नहीं है, या फिर एक हाउस ने दूसरे हाउस को भेजा बिल और वो 6 महीने तक उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उस केस में प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक बुला लेता है। संयुक्त बैठक हमने ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। जरा बताइए कि कौन इसको प्रिसाइड करता है जॉइंट सिटिंग को। देन इसमें मनी बिल का पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है, मनी बिल की डेफिनेशन लिखी हुई है, और 111 में हमने देखा था कि लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट किस तरह से एसेंट दे सकता है, यानी कि पॉजिटिव पावर का यूज़ कर सकता है, और उसकी जो नेगेटिव पावर है जिसको वीटो पावर बोलते हैं उसका यूज़ कर सकता है। 3 तरह के हमने वीटो पढ़े थे। एक तो एब्सोल्यूट वीटो पढ़ा था, यानी कि बिल्कुल सिरे से खारिज कर देना, कि एसेंट देने से मना कर देना, प्रेसिडेंट मना कर देता है। सस्पेंसिव वीटो होता है जहाँ पे वो उस बिल को लौटा देता है, जो कि मनी बिल के केस में नहीं अवेलेबल होता, ये हमने देखा था। ऑर्डिनरी बिल के केस में तो सारे, यानी सारे से मेरा मतलब है तीनों मतलब एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो तीनों अवेलेबल होते हैं। मनी बिल में सस्पेंसिव वीटो अवेलेबल नहीं होता और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में तीनों ही अवेलेबल नहीं होते हैं। ये बात किस अमेंडमेंट ने बोली थी कि प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में एसेंट मंजूरी देनी ही पड़ेगी। और मनी बिल में क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मनी बिल को प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से लाया जाता है। उसको ऑथराइज कौन करता है कि कोई भी बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा। और पॉकेट वीटो में क्या होता है? इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए वो बिल को रख लेता है, उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करता। और कल हमने लास्ट में देखा था कि किस तरह से ज्ञानी जैल सिंह ने, मतलब हमारे सिर्फ एक ही बार अभी यूज़ हुआ इसको प्रेसिडेंट ने किया, ज्ञानी जैल सिंह ने इंडियन पोस्टल बिल को पॉकेट कर लिया था, और वो आज तक कभी उसको ऐसे नहीं मिली, और वो ख़त्म, मतलब क्या है, ख़त्म भी नहीं हुआ, और वो बस पॉकेट में पड़ा हुआ है प्रेसिडेंट की। ठीक है, इसी से बोलते हैं इंडियन प्रेसिडेंट की पॉकेट बहुत डीप है, बिकॉज कोई एक टाइम लिमिट नहीं है कि अब उसी टाइम लिमिट में आपको रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, जॉइंट सिटिंग हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। एंड जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करने की बात हो, चाहे मनी बिल को सर्टिफाई करने की बात हो, दोनों काम करता है लोकसभा का जो स्पीकर होता है। और कल हम लोगों ने देखा था लोकसभा के पहले स्पीकर, पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। कौन से आर्टिकल में दिया हुआ जरा बताइए? जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा होते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 112 में पूरा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल पढ़ी हैं। अब इसके 2 पार्ट होते हैं,
दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, अब ध्यान से समझिएगा बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स में। एक तो वो जो आपका नेशनल इनकम वाला होता है, एक ये वाला आपका कॉन्सेप्ट हो गया, और तीसरा जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, CRR, SLR, ये सब, बैंक रेट वगैरह, वो तीन ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। और चौथा होता है वो M0, M1, M2, M3, M4, ये चार पांच हैं जहाँ से ही क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से बनता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ देम, रेवेन्यू और कैपिटल। और इसमें कन्फ्यूजन बड़ा होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। रेवेन्यू का मतलब राजस्व, कैपिटल का मतलब पूंजीगत। या तो पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा, दो ही काम हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे समझ लो ये तुम्हारी लेफ्ट पॉकेट है रेवेन्यू वाली, और कैपिटल वाली राइट पॉकेट है। लेफ्ट पॉकेट में तो पैसा आएगा, जो पैसा आता है, जो इनकम होती है, उसको रिसीट बोलते हैं। या पैसा जाएगा, जो पैसा जाता है उसको हम एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा बोलते हैं। और यहाँ पे भी कैपिटल, अगेन कैपिटल रिसीट, या तो पैसा आएगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर पैसा जाएगा, ठीक। अब कैपिटल रिसीट की जब हम बात करते हैं, पहली बात ये जैसे मैंने बताया, ये लेफ्ट पॉकेट और राइट पॉकेट, इस तरह से आप इसको इमेजिन कर लो। लेफ्ट पॉकेट में जो आपका पैसा आता जाता है, ये बहुत ही फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन वाला पैसा होता है। फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन का मतलब है कि फ्रीक्वेंटली आ जा रहा है पैसा, ठीक है, बहुत मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इसमें। और कैपिटल में क्या है, रेयर, मतलब बहुत कम, इतना फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को जो टैक्स का पेमेंट होता है, ठीक है। अब जैसे कि जैसे जो भी GST भरते हैं, जैसे मान लो मैं GST भरता हूँ, तो मुझे हर महीने GST फाइलिंग करनी होती है, हर महीने GST फाइलिंग करनी होती है, हर महीने गवर्नमेंट को एक तरह से GST का पूरा पैसा जा रहा है कि नहीं। तो ये जो होता है गवर्नमेंट को जो पैसा जो बहुत ही फ्रीक्वेंट बेसिस पे मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड एज, जो आता है आपका रेवेन्यू साइड में। और क्योंकि ये पैसा आ रहा है गवर्नमेंट को, तो इसको हम रेवेन्यू रेसीट के उसमें रखेंगे। रेवेन्यू रेसीट यानी कि रेवेन्यू यानी राजस्व, जो प्राप्ति बोलते हैं हिंदी में जिसको, तो वो दो तरह की प्राप्ति हो सकती है, या तो टैक्स की प्राप्ति हो सकती है, फिर नॉन टैक्स की प्राप्ति हो सकती है। अब जो कर होता है, जो टैक्स होता है, वो भी दो तरह का होता है। अब इसके डीप में नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो तरह का होता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ये कल हम लोग डील कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखेंगे। तो टैक्स का पैसा है तो बिना टैक्स का पैसा। अब बिना टैक्स का कैसा पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, तो जैसे टोल वगैरह हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट कुछ जो फ़ाइन लगाती है, ये सारे जो होते हैं गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रिसीट होते हैं। जैसे टोल का जो पैसा होता है, जो फ़ाइन गवर्नमेंट लगाती रहती है, जो भी फ़ाइन, जैसे आप बिना हेलमेट लगा के गए, जो फ़ाइन आपका पड़ा, तो ये सारे क्या है कि बहुत फ्रीक्वेंटली गवर्नमेंट को ये पैसा मिलता रहता है, तो वो रेवेन्यू रिसीट में जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो खर्चे जाएंगे जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली गवर्नमेंट को बेयर करने पड़ते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स को जो सैलरी देनी पड़ती है, वो बहुत ही फ्रीक्वेंट बेसिस पे होती है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो पहले सर्व कर चुके हैं, उनको जो पेंशन देनी पड़ती है, वो हो गई आपकी सैलरी, पेंशन। या फिर गवर्नमेंट को जो ब्याज भरना पड़ रहा है, अब ध्यान से समझेंगे ब्याज क्या होता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या चीज़ होती है, तो जब लोन हम लेते हैं तो हम इंटरेस्ट देते हैं, और जो जब लोन हम किसी को देते हैं, लोन अगर लेते हैं तो ब्याज देना पड़ता है, और लोन अगर किसी को देते हैं तो ब्याज किसी से लेते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। तो जो लोन लेते हैं वो रोज़ रोज़ तो लेते नहीं है, फिर देते भी नहीं है, कभी कभी लेते हैं। तो लोन वाला जो पार्ट है वो कैपिटल में आएगा। अगर लोन हम दे रहे हैं किसी को, लोन अगर हम किसी को दे रहे हैं, मतलब कि वो एक तरह का खर्चा ही है हमारा अभी तो बैलेंस शीट में, तो लोन देना, ठीक है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। लेकिन उसमें जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो ब्याज जो मिल रहा है, ठीक है, वो आएगा आपका यहाँ पे, क्योंकि पैसा आ रहा है तो रेसीट होगी ना, इनकम है आपकी। अब क्योंकि फ्रीक्वेंट मिल रहा है, जैसे लोन तो आपने एक बार ही दे दिया, लेकिन उस पर ब्याज तो आपको हर महीने मिलता रहता है ना, तो इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा। लोन अगर आपने लिया है तो क्योंकि वो आपके पास आया है, तो लोन जो आएगा, आपने जो लोन लिया वो यहाँ पे आएगा, लेकिन जो ब्याज भरना पड़ेगा वो यहाँ से जाएगा, ठीक है। चाहे आपने लोन दिया, या फिर अगर आपने पहले पुराना कोई लोन लिया था और उस लोन की आपने रीपेमेंट कर दी, उस लोन को आपने चुका दिया, तो क्योंकि चुका दिया यानी कि आपका खर्चा ही होगा एक तरह से, तो वो एक्सपेंडिचर में आएगा। जो भी डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, स्कूल, कॉलेज, रोड, हॉस्पिटल, जो भी डेवलपमेंटल पर्पज से एक्सपेंडिचर किया गया, जो कि अभी तो खर्चा दिख रहा है, लेकिन एक तरह से हमारी वो पूंजी बन गई है, एक एसेट का क्रिएशन हो गया है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने अपने एक किसी एसेट को बेच दिया,
एसेट को सेल कर दिया, अपने एसेट को, पूंजी को बेच दिया। जैसे कि हम देखते हैं कि कई सारे गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू होते हैं, गवर्नमेंट उसमें क्या कर देती है, डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है, विनिवेश कर देती है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपनी हिस्सेदारी को बेच देना। किसको? प्राइवेट को। तो हमने अपने एसेट को उसने बेच दिया, यानी डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। पैसा तो आ जाएगा लेकिन आपकी एक एसेट चली गई। लोन में क्या है, आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, आपकी देयता बढ़ गई। यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल रिसीट में आपका एसेट या तो कम होगा या लाइबिलिटी बढ़ेगी। एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, या तो एसेट आपका बढ़ेगा या लाइबिलिटी कम होगी। जैसे लोन का रीपेमेंट मैंने कर दिया तो जो मेरी देयता है वो कम हो गई, मैंने अपने से बर्डन कम कर लिया। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा टाइप का एक्सपेंडिचर होता है। जैसे एक वो मीम नहीं चलता है, पापा आप अच्छे पापा हैं, है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप अच्छे एक्सपेंडिचर हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है कि एसेट एक पूंजी क्रिएट हो रही है। अगर मैंने लोन दिया है, भले वो ऐसा लग रहा है कि देखो पैसा चला गया, लेकिन उससे मुझे ब्याज तो मिलेगा। भले मैंने कुछ कॉलेज बनाया, रोड बनाया तो भले अभी पैसा लगा तो, लेकिन वो बाद में पैसा आएगा टोल के माध्यम से और बहुत डिफरेंट तरह के माध्यम से। तो ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। रिसीट में क्या है, लगता तो है पैसा आया लेकिन आपने लोन लिया है, ब्याज चुकाना पड़ेगा, आपने एसेट की सेल कर दी है। रेवेन्यू में क्या है, ना तो एसेट क्रिएट होता है ना लाइबिलिटी कम होती है, इसमें कुछ नहीं होता है। तो जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। व्हाट इज द अडल्ट्रेंट ऑफ हॉट पापरिका? हॉट पापरिका में मिलावट क्या है? चॉक पाउडर, सॉडस्ट, सूडान डाई या फिर स्टार्च पाउडर? हाँ, स्वामी के पापा मालगुडी डेज वाले। और एक चीज़ ध्यान रखना इसमें, ग्रांट का भी क्लियर कर लो। जो अगर कभी ग्रांट पूछ ले, ग्रांट क्या होता है? ग्रांट एक तरह का अनुदान होता है। अनुदान मतलब कि खैरात, ऐसे समझ लो। जैसे फॉर एग्जांपल लोन तो दिया जाता है इस उम्मीद से कि ये वापस आएगा और इसमें ब्याज भी मिलेगा, लेकिन ग्रांट इस ऐसी कोई उम्मीद से नहीं दिया जाता है। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है किसी स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट दे देती है, ये मान के कि इसकी हालत अभी ख़राब है तो ठीक है ये पैसा तुम रख लो और इसमें तुम हमें ना तो ब्याज देना और ना ही इसको वापस करने की ज़रूरत है। तो जो ग्रांट वगैरह होगा, ग्रांट देना लेना, ये सब आएगा आपके रेवेन्यू वाले में। तो अगर ग्रांट दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट को तो दैट वुड बी योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि राजस्व का खर्चा होगा। ठीक है। अडल्ट्रेंट ऑफ हॉट पापरिका, हॉट पापरिका ये होता है आपका, ठीक है, एक तरह से मिर्च पाउडर टाइप होता है ये, और इसमें लाल लाल हम ऐड कर देते हैं सूडान डाई को। ये भी रेड कलर का होता है, या फिर सूडान डाई को, या फिर वो जो टमाटर का छिलका ऐड कर दिया, या फिर वो जो ईंट होती है, ईंट का जो लाल लाल है, उन सबको अडल्ट्रेंट। अडल्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? जो कोई चीज़ मिलावट होती है इसको हम अडल्ट्रेंट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव्स हम यूज़ करते हैं सो दैट कोई चीज़ ख़राब ना हो। जैसे कि हम जो जैम और ये जो टोमेटो सॉस होते हैं इसमें यूज़ करते हैं सोडियम बेंजोएट का। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम सोडियम नाइट्राइट का भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। सोडियम जो नाइट्रेट होता है उसको तो हम एक्सप्लोजिव के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन सोडियम नाइट्राइट को यूज़ कर लेते हैं। या और एक बार पूछा था, इस तरह से ऑप्शन दिया था कि मतलब इनमें से किसको हम, विनेगर, जैसे विनेगर है ना, उसको भी, विनेगर में जो एसिटिक एसिड होता है इसको भी हम यूज़ कर लेते हैं एज अ एसिड, मतलब एज अ प्रिजर्वेटिव। तो एक बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा था, ये तीनों आई थिंक ऑप्शन में थे, और एक चौथा ऑप्शन में था एक्वा रेजिया। पूछा था इनमें से किसको प्रिजर्वेटिव के तौर पे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, जो एक्वा रेजिया है इसको हम प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, कि जो एक्वा रेजिया है ये दो एसिड का मिक्सचर होता है, HCl दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HNO3 दैट इज़ नाइट्रिक एसिड। 3:1 के रेशियो में दोनों होते हैं एक्वा रेजिया में। और इसमें आपका जो गोल्ड और जो प्लैटिनम, जो यूजुअली अनरिएक्टिव या फिर बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव बोल सकते हैं जो आपके मेटल होते हैं, वो रिएक्ट कर जाते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, मोहन श्याम शर्मा इज़ अ फेमस म्यूजिशियन एसोसिएटेड विद दी। मोहन श्याम शर्मा एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं जो निम्नलिखित संगीत मंडली से जुड़े हुए हैं। किससे? ड्रम, तबला, पखवाज या फिर सरोद। तो मोहन श्याम शर्मा जी की अगर बात करें तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ये है पखवाज, ध्यान रखना। ठीक है। तो पखवाज से एसोसिएटेड ऑप्शन नंबर 3 से आंसर होगा। और ये आप ऐसे रिकॉल कर सकते थे कि मैंने आपको बताया था एक नाम तोताराम शर्मा, तोताराम शर्मा जी भी पखवाज से एसोसिएटेड हैं। ठीक है। सरोद से आपको पता है जो भी अली अली से नाम शुरू होते हैं। और पखवाज से और कौन एसोसिएटेड हैं? तोताराम शर्मा हो गए और कुणाल पाटिल। ठीक है। केलूचरण महापात्रा, केलूचरण महापात्रा किस क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड हैं? ये भी जरा बताइएगा।
केलुचरण मोहापात्रा, मैंने आपको बताया था ना, मोहापात्रा जिसके भी सरनेम में दिख जाए वो किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड होगा, बताइए। सरोद की अगर बात करें तो सरोद में आ जाएंगे हमारे अलाउद्दीन खान, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स हम कर चुके हैं। अमजद अली खान किस घराने से बिलोंग करते हैं ये भी ज़रा बताएंगे। अमजद अली खान हो गए, अली अकबर खान हो गए, राजीव तारानाथ जिनकी रिसेंट में डेथ हो गई वो हो गए, ठीक है। तबला से कौन कौन हो जाएंगे, जाकिर हुसैन, उनके फादर अल्लाह राखा, अनोखे लाल मिश्रा, पंडित स्वपन चौधरी, निखिल घोष, विक्रम घोष, ये तबला से एसोसिएटेड हैं। और ये किस घराने से हैं, मैहर घराने से हैं आपके, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द हंटर कमीशन इन 1882। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कथन सही है विद रिस्पेक्ट टू दी हंटर कमीशन ऑफ 1882। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे एजुकेशन कमीशन है, एजुकेशन कमीशंस। तो सबसे पहले तो आया था मैकुलेज मिनट, ठीक है, मैकुलेज मिनट, ये कब आया था, 1835 में, 1835 में। और इसने किसकी बात करी थी, इट टॉक्ड अबाउट प्रमोटिंग द इंग्लिश एजुकेशन। इसने इंडियन एजुकेशन को एकदम इन्फीरियर बताया था और इंग्लिश एजुकेशन को सुपीरियर बताया था। इसी ने वो स्टेटमेंट दिया था कि शेल्फ इन अ गुड लाइब्रेरी और गुड यूरोपियन लाइब्रेरी इज़ मच बेटर दैन द एंटायर इंडियन लिटरेचर। पूरे इंडिया और जो साउथ एशिया का जो लिटरेचर है उससे भी कहीं गुना ज़्यादा नॉलेज है एक शेल्फ जो यूरोपियन लाइब्रेरी का है उससे भी, ठीक है। तो ये चीज़ बोली थी मैकोले ने, यानी कि वो इंग्लिश एजुकेशन को सुपीरियर दिखाता था हमेशा, और जो इंडियन पूरा लिटरेचर था उसको इन्फीरियर दिखाने की कोशिश करता था। और ये प्रमोट करना चाहता था सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन को, सो दैट एक ऐसा तबका, एक ट्राइब ऑफ इंडियंस क्रिएट हो सके हु आर इंडियन बाई ब्लड एंड कलर ऑफ देयर स्किन, बट बाई देयर लाइक्स चॉइसेस वो हैं पूरे अंग्रेज, ठीक है। और आज भी इस तरह के लोग देखने को मिलते हैं हमारे सोसाइटी में, ठीक है। तो मैकुलेज मिनट 1835 में आया था विलियम बेंटिक के टाइम पे। तो और इसने बात किस चीज़ की कही थी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बोलती है कि आप प्रमोट करो इंग्लिश एजुकेशन को एट द टॉप लेवल, और वो जो है एजुकेशन को नीचे लेवल पे प्रमोट कर देंगे जो टॉप के इंडियंस है वो। इस चीज़ को नेगेट किया था, ठीक है, इस चीज़ को रिजेक्ट किया था किसने, रिजेक्टेड बाई वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में, 1854 में, जिसने कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को इस बात कह के नेगेट कर दिया कि वर्नैकुलर्स को भी प्रमोट किया जाना चाहिए। वर्नैकुलर्स का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, और ये किसके टाइम पे आया था, ये डलहौजी के टाइम पे आया था, ठीक है। और ये जो हंटर एजुकेशन कमीशन है 1882, ये रिपन के टाइम पे आया था, लॉर्ड रिपन के टाइम पे, जिनको हम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। 1881 में इन्होंने और क्या काम किया था, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था इन्हीं के टाइम पे, इन्होंने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया था 1882 में ही, आर्म्स एक्ट को रिपील किया था 1882 में ही, ये सारे इन्होंने काम किए थे। और जो पहला सिंक्रोनाइज्ड और कंप्लीट सेंसस है वो भी रिपन के टाइम पे आया था। इट वॉज मेड टू रिव्यू द प्रोग्रेस मेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन फॉलोइंग वुड्स डिस्पैच, येस इट इज़ करेक्ट। It laid special emphasis on primary education whose control ought to be transferred to the district and municipality boards. It underlined the need to provide adequate facilities for spread of women education outside the presidency's towns, ये भी सही है। Private initiative in the field of education should not be encouraged, यानी कि private initiative encourage नहीं किए जाने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1, 2 and 3, ठीक है। शुड नॉट बी इनकरेज। तो ये निट्टो जिन लोगों ने थोड़ा बहुत अगर सीखा है तो उन्हें पता होगा कि इस तरह के जो नेगेटिव टाइप स्टेटमेंट होते हैं और एक्सट्रीम टाइप के जो स्टेटमेंट होते हैं कि शुड नॉट बी डन दिस या फिर ओनली, ऑलवेज, नेवर, नन, ये जनरली गलत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा वाला स्टेटमेंट गलत होगा, 1, 2, 3 विल बी द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर देयर फॉर द स्टेट ऑफ मेघालय। मेघालय में टोटल कितनी लोकसभा सीट्स जाती हैं। अब जो लोकसभा सीट्स जाती हैं वो किस हिसाब से जाती हैं, वो डिसाइड करता है हमारा एक परिसीमन आयोग होता है जिसको हम डीलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं, ठीक है, जिसको कि हम डीलिमिटेशन कमीशन के नाम से जानते हैं। ये डीलिमिटेशन कमीशन का काम ये होता है कि ये जितना भी हमारा पूरा इंडिया है उसको सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में बांटता है। इस हिसाब से बांटता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स निकलते हैं वो सेम नंबर ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए तो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बनी है ना, बहुत सारी, जैसे कि
बहुत सारी आपके स्टेट में कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी हुई, इस कॉन्स्टिट्यूंसी से ये जीते, उस कॉन्स्टिट्यूंसी से ये जीते, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती हैं वो सेम नंबर ऑफ पर्सनस को, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक ही बंदा इलेक्ट होकर आता है और वो सेम नंबर ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये कैसे डिसाइड किया जाता है, ये फिर ये किस चीज़ की जो पैरिटी है वो कैसे मेंटेन की जाती है, वो डिलिमिटेशन कमीशन करता है। परिसीमन आयोग का काम ये होता है कि हर एक सेंसस के बाद, ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 82 में, अनुच्छेद नंबर 82 में, कि हर एक जनगणना के बाद जो 10 साल में होती है एक डिलिमिटेशन कमीशन बिठाया जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन तो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूंसी का जो निर्धारण है वो करेगा डिलिमिटेशन कमीशन। आज तक ये सिर्फ 4 बार ही बैठा है। ये चीज़ अभी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी पूछी गई थी, 1952, 1962, 1972 एंड 2002 में बैठा है, जिसका काम अभी मैंने बताया क्या होता है। और उसके बाद से क्यों नहीं बैठा, 2011 में भी तो सेंसस हुआ था, इसलिए नहीं बैठा बिकॉज पहली बात तो 42nd अमेंडमेंट ने इसको फ्रीज कर दिया था। देन उसके बाद फाइनली 84th जो अमेंडमेंट हुआ था हमारा, उसने बोला कि 2026 तक कोई डिलिमिटेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हुआ यूँ कि यहाँ पे जो ऊपर के जो स्टेट थे उनकी पॉपुलेशन, जैसे यूपी बिहार, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी। साउथ के जो स्टेट्स थे उनकी पॉपुलेशन वो क्योंकि यूजुअली देखने को मिलता है जहाँ पे लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर ज़्यादा होती है तो पॉपुलेशन उतना ड्रास्टिकली इंक्रीज़ नहीं होती है, और जहाँ कम होती है वहाँ पे ड्रास्टिकली इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया के स्टेट के जो थे वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी, तो साउथ इंडिया के स्टेट्स ने बोला कि भाई एक तो हम पॉपुलेशन को डिक्रीज़ कर रहे हैं प्लस हमारी सीट घट रही हैं। क्यों, क्योंकि जो सीट का एलोकेशन होता है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है। जैसे कि अगर हम बात करें यूपी, उत्तर प्रदेश की, तो टोटल 80 सीटें निकलती हैं उत्तर प्रदेश से लोकसभा में। क्यों, क्योंकि यूपी इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा जनसंख्या। नागालैंड से मात्र 1 सीट निकलती है। देख सकते हैं लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार, दादरा नगर हवेली, सिक्किम, यहाँ से सबसे एक सीट निकल रही है लोकसभा में, ठीक है। मणिपुर, अरुणाचल, गोवा, ठीक है, और मेघालय हो गया आपका, यहाँ पे होगा त्रिपुरा हो गया, ठीक है, और मेघालय भी होगा यहाँ पे, आई थिंक कहीं पे तो होगा, उससे भी 2 ही सीट निकलती हैं, ठीक है। ये आपका मेघालय, तो इन सब से 2 सीट निकलती हैं। क्यों, क्योंकि इनकी जनसंख्या बहुत कम है, तो इसी वजह से इसको फ्रीज़ कर दिया गया सो दैट पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स लिए जाएँ स्टेट्स के द्वारा। तो मेघालय से पूछ रहा था, तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 2, ठीक है। बाकी भी एक स्टेट्स में आप नज़र डाल लीजिएगा, यूपी में सबसे ज़्यादा है। ऐसे जो हमारा राज्यसभा है वहाँ पे भी यूपी से सबसे ज़्यादा सीट हैं, टोटल 31 सीट्स निकलती हैं यूपी से राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पंचव्रत इन जैनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स नॉन स्टीलिंग। इनमें से किसका मतलब है नॉन स्टीलिंग, यानी जैन धर्म के पंचव्रत के संदर्भ में किसका अर्थ चोरी ना करना है। ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपारिग्रह या फिर अहिंसा। तो पंचव्रत होता क्या है जैनिज्म में, पंचव्रत होता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपारिग्रह। अहिंसा का मतलब होता है आप सभी जानते हैं, और ज़रा कमेंट में आप बताइए कौन सा नंबर का हमारा फंडामेंटल ड्यूटी। अभी अच्छा मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं है, मैंने आपको सिर्फ अभी 5 पढ़ाई है फंडामेंटल ड्यूटी, चलो छोड़ो इसको भी। और सत्य का मतलब है कि सिर्फ आपको ट्रुथ बोलना है। अस्तेय का मतलब होता है आपको चोरी नहीं करनी, दैट इज़ यू शुड नॉट स्टील। ब्रह्मचर्य का मतलब है सेक्सुअली मोनोगैमस, है ना। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि, समझ रहे हैं ना आप जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है। यानी कि खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट लाइफ को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो आपकी एनर्जीज़ होती हैं वो आपके बॉडी के अंदर ही रहती है ना। डिटैच फ्रॉम मटेरियल थिंग्स, पीपल एंड प्लेसेस। अपारिग्रह का मतलब ये होता है कि हमें जो मटेरियल थिंग्स हैं, कि भाई एप्पल का फ़ोन लेना है ना, ये करना है, वो करना है, तो ये सारी चीज़ें जो मटेरियल, इतना पैसा कमाना है, तो ये जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं इनको हमें छोड़ना है, दैट इज़ कॉल्ड एज अपारिग्रह। क्यों, क्योंकि जितना हम अटैच होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आपको सिखाया जाता है, जैसे मान लो आप जिस भी चीज़ से अटैच होते हो, कि भाई तुम्हें मान लेते हैं कि एक एप्पल का फ़ोन लेना है, ठीक है, तो जैसे ही वो तुम्हें मिल जाएगा तो पहली बात तो उस चीज़ की खुशी वहीं पे डिसिपेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद आपकी और इच्छाएं बढ़ेंगी और इच्छाएं बढ़ेंगी और इच्छाएं बढ़ेंगी। इट इज़ लाइक कि जैसे हमें दिखता है कि वो बस, है ना, जैसे कि जब ड्राइव करते हैं कार में तो ऐसा लगता है कि बस वहाँ पे देखो ज़मीन में वो टच हो रहा है स्काई, लेकिन एक्चुअल में और आगे बढ़ोगे तो और लगेगा, यानी कि वो कभी एक्चुअल में होता नहीं है, बट हमें लगता रहता है कि होगा 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 होगा। बट अपारिग्रह से क्या होता है, आप फ्री हो जाते हो, आप मेंटली फ्री हो जाते हो, बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन ये करना बहुत 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 ज़्यादा टफ़ है। ये उतना ही टफ़ है, कृष्ण जी बोलते हैं अर्जुन से, जैसे कि हवा को रोकना उतना ही टफ़ है मन पे कंट्रोल रखना, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, नॉन स्टीलिंग का मतलब है अस्तेय, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। इसी तरह पहले हम जैनिज़्म की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जैनिज़्म कहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो जैनिज़्म में कॉन्सेप्ट चलता है तीर्थांकर का।
तीर्थंकर जो हमारे गुरु होते हैं जैनिज़्म में, उनको तीर्थंकर बोलते हैं। टोटल 24 तीर्थंकर रहे जैनिज़्म में। जो पहले थे उनको हम ऋषभ देव या फिर ऋषभनाथ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इन शॉर्ट ऋषभ लिख देता हूँ, ठीक है। चलो पूरा लिख देते हैं ऋषभ देव। क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है इनका सिंबल क्या है, किससे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इनको रिप्रेजेंट किया जाता है बुल से। देन सेकेंड नंबर पे, ये सारे आपसे नहीं पूछता, सेकेंड, थर्ड, फोर, हाँ 22, 22nd, 23rd और 24th वाले थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा तो 24th वाले इंपॉर्टेंट हैं। 22nd की बात करें, ये हैं आपके अरिष्टानेमी। ये थोड़े से इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि ये वेदों में मेंशन्ड हैं। पहले वाले और 22वें वाले ये मेंशन्ड है ऋग्वेद में, और कोई मेंशन नहीं है। 23rd वाले हैं पार्श्वनाथ। इनके नाम पे हिल का नाम भी है, पहाड़ी का नाम भी है झारखंड में, जो कि हाईएस्ट पीक है कहाँ की, झारखंड की, ठीक है, पार्श्वनाथ। और 24th है हमारे कौन, 24th है महावीर, जो कि मेन फाउंडर माने जाते हैं जैन धर्म के। वैसे तो फाउंडर ऋषभ देव हैं, जिनके बेटे गोमतेश्वर बाहुबली की जो स्टैच्यू है वो कहाँ पे बना हुआ है, श्रवण बेलगोला कर्नाटका में बना हुआ है, जहाँ पे कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, ये आप बताएंगे। तो महावीर जी की बात करेंगे तो इनको इसलिए रियल फाउंडर मानते हैं बिकॉज इन्होंने ही जैन धर्म का प्रचार किया या फिर इसको प्रोपोगेट किया अच्छे से। इनका क्या सिंबल है, इनका है लायन। अगर पार्श्वनाथ का पूछ ले कभी तो सरपेंट, यानी इनका जो सांप है वो होता है, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। महावीर जी का जन्म, मृत्यु, ये सब पूछता है, इनके फादर मदर। तो इनका जो बर्थ हुआ था, तो इनका जो बर्थ प्लेस था दैट वाज कुंडग्राम वैशाली। कुंडग्राम जो पड़ता है वैशाली में। और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी पावापुरी में। पावा में इनको एनलाइटनमेंट मिली थी, यानी कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन पावापुरी जो कहाँ पड़ता है, राजगिरी, जहाँ पे अभी नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई है, ठीक है, राजगिरी में, जिसको राजगीर के नाम से भी हम जानते हैं, पहले राजगिरी बोलते थे, वहाँ पे इनकी डेथ हुई। इनके मदर और फादर का नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इनके फादर का नाम वही था जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, और वो था सिद्धार्थ। और मदर का नाम था क्या बोलते, त्रिशला, ठीक है। महामाया नाम था गौतम बुद्ध जी की मदर का नाम। इतनी चीज़ें क्लियर। ये थी महावीर जी के रिगार्डिंग। और इनका जो पहला डिसाइपल था वो इनका दामाद था। इनका जो डिसाइपल की बात करें तो ही वॉज जमाली। अब यहाँ पे जैसे कि हमने बात करी पंचव्रत की, ऐसे ही जैनिज़्म में होता है KFC। ये KFC क्या होता है, KFC होता है राइट नॉलेज। इसको त्रिरत्न बोलते हैं, त्रिरत्न इन जैनिज़्म। राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, इसको बोलते हैं त्रिरत्न इन जैनिज़्म। क्या बोलते हैं, त्रिरत्न जैनिज़्म में बोलते हैं KFC को। इसी तरह से त्रिरत्न बुद्धिज़्म में अलग होता है। बुद्धिज़्म में जो त्रिरत्न होता है वो होता है बुद्ध, धम्म और संघ। ये होता है बुद्धिज़्म में त्रिरत्न। त्रिपिटक क्या होता है बुद्धिज़्म में, त्रिपिटक हैं 3 जो किताबें हैं त्रिपिटक, अभिधम्म पिटक, सूत्र पिटक और विनय पिटक, इनको त्रिपिटक बोलते हैं। इसी तरह बुद्धिज़्म में होते हैं 4 नोबल ट्रुथ, ठीक है, जिनको हम 4 सत्य बोलते हैं। ये क्या है 4 नोबल ट्रुथ, कि ये दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग, यानी ये जो संसार ये दुखों से भरा हुआ है। एंड देयर इज़ अ कॉज ऑफ सफरिंग। ये कॉज क्या है, गौतम बुद्ध जी ने बोला डिज़ायर्स आर द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। जो हमारी इच्छाएं हैं वो है हमारे दुखों का कारण, और इसको, इन दुखों को ख़त्म किया जा सकता है। और कैसे ख़त्म किया जा सकता है, अष्टांगिका मार्ग को। ये है चौथा नोबल ट्रुथ, कि अष्टांगिका मार्ग जो है, जो 8 फोल्ड पाथ जिसको हम बोलते हैं, उसको फॉलो करके हम दुखों से निवारण पा सकते हैं। और ये है आपका अष्टांगिका मार्ग, जो बात करता है किन 8 चीज़ों की। सही आपको व्यू रखना चाहिए, सही इंटेंशंस रखने चाहिए, सही स्पीच यानी कि सही बोलना चाहिए, सही आपको एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, और सही एफर्ट मारने चाहिए। एक सेकेंड, ठीक है, सही एफर्ट मारने चाहिए, सही कंसंट्रेशन करना है, सही माइंडफुलनेस रखनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ही हुए। ये एक छूट रहा है, राइट लाइवलीहुड छूट रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक नीचे लिखा होगा, छिप गया होगा, राइट लाइवलीहुड, ठीक है।
राइट व्यू, राइट, ये वैसे तो पूछता नहीं है कि भाई इसमें से 8 में से कौन सा है कौन सा नहीं है, बस ये ध्यान रखना है तुम्हें 4 नोबल ट्रुथ और जो अष्टांगिका मार्ग है वो किससे एसोसिएटेड है, बुद्धिज़्म से, अष्टांगिका मार्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एंड दैट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया Who among the following governor generals created a professional cadre of company servants making provisions for them as generous salaries? तो जब भी हम बात करते हैं कंपनी सर्वेंट्स या फिर सिविल सर्वेंट्स की, तो सबसे पहले जो नाम आता है वो किसका आता है, वो आता है कॉर्नवालिस का, जिसको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एंड डलहौजी के टाइम पे क्या क्या हुआ था, 1853 में फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट हुई थी बॉम्बे से थाने के बीच में, बट दैट वाज नॉट अ पैसेंजर ट्रेन। इसी के टाइम पे हमने देखा था कि विडो री मैरिज एक्ट पास हुआ था 1856 में, बट मेन एफर्ट किसने मारे थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और इसी टाइम पे ही किसने विडो री मैरिज एसोसिएशन की स्थापना करी थी, विधवा विवाह पुनर्जो मंडल हमने देखा था, वो विष्णु शास्त्री पंडित जी ने करी थी। एक MG रानडे ने भी बनाया था विडो री मैरिज एसोसिएशन, लेकिन वो बाद में बनाया था डलहौजी के टाइम पे ही। और क्या हुआ था, अभी देखा, एक तो वुड से डिस्पैच आया था, डलहौजी को ही हम फादर ऑफ पोस्टल रिफॉर्म्स इन इंडिया के नाम से जानते हैं। डलहौजी ही लाया था हड़प नीति, जिसको कि हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं। और डलहौजी ने ही बोला था कि अवध इज़ लाइक, वो चेरी है अवध, इट इज़ लाइक अ चेरी विच बस कि ब्रिटिशर्स के मुंह में गिरने ही वाली है ये, क्योंकि उसको पता था अवध जो है ब्रिटिशर्स अवध को ऑक्यूपाई करने ही वाले हैं। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी, डलहौजी ने दी थी। ठीक है, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सबसे पहला इसने किस पर्टिकुलर टेरिटरी, किसको, किंगडम को अपने हाथ में, फिर ब्रिटिशर्स के अंडर में लाया था, सतारा को, देन संबलपुर को, ठीक है, देन जैतपुर को, देन झांसी को। तो ये ऑर्डर था। म्यो हमने पढ़ा था इसके टाइम पे 1872 में पहली अनकम्प्लीट या फिर अनसिंक्रोनाइज सेंसस हुई थी, और इसको शेर अफरीदी ने मारा था, कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। और वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था, डुअल गवर्नमेंट जो बंगाल में थी उसको ख़त्म किया था इसने, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं वॉरेन हेस्टिंग के संबंध में। और कॉर्नवालिस के संबंध में हमने क्या पढ़ा था, कॉर्नवालिस लेके आया था परमानेंट सेटलमेंट 1793 में, कहाँ पे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। और यहाँ पर रैयतवाड़ी लाया था मुनरो रीड 1820 में, और यहाँ 1822 में महालवाड़ी कौन लाया था, होल्ट मैकेंजी और विलियम बेंटिक। और रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पे कौन सा बेस था, हु अमंग द फॉलोइंग वाज चूजन बाय शाहजहां एज हिज सक्सेसर टू द मुगल थ्रोन, निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने मुगल सिंहासन का उत्तराधिकारी चुना था। तो शाहजहां की बात करें तो इसके जाने के बाद इसके टोटल 4 बेटे थे, जिनके बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन चला। उनमें से सबसे जो बड़ा बेटा था वो दारा शिकोह था, जिसको वह चाहता था कि वही सक्सेसर बने, और थोड़ा ठीक भी था। लेकिन एक्चुअल में उसके जो बाकी भाई थे, मुराद बख्श और शाह सूजा, वो और औरंगज़ेब, वो नहीं चाहते थे। तो मेन जो बैटल हुआ वो दारा शिकोह और औरंगज़ेब के बीच में हुआ, बैटल ऑफ धर्मत एंड बैटल ऑफ सामूगढ़। ये बैटल होते हैं 1658 1658 में, और इन दोनों बैटल्स में औरंगज़ेब हराता है दारा शिकोह को। और इसकी वजह से, भले चाहता तो शाहजहां दारा शिकोह को था, लेकिन एक्चुअल में जो थ्रोन पे बैठा वो औरंगज़ेब बैठा। औरंगज़ेब का जो टेन्योर चला वो 1658 से लेकर 1707 तक चला। हमने इसके रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं कि इसको आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था, इसको जिंदा पीर समझते हो, वन विद सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। देख रहे हो, औरंगज़ेब जिंदा पीर हैं, वो आदमी जिसने कि 9th सिख गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवा दी, इसलिए क्योंकि वो उसका, ये जो औरंगज़ेब जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहा था, खासकर कश्मीरी पंडितों का, उसको रेजिस्ट कर रहे थे इसलिए। और जिंदा पीर, वाह, ठीक है। जैसे लाख बख्श किसको बोला गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को, जबकि उसने 27 टेम्पल्स को तोड़वा के कुव्वतुल इस्लाम का निर्माण करवाया। तो औरंगज़ेब का ध्यान रखना ही। और औरंगज़ेब ने पढ़ा था कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, इन्होंने इसको रेजिस्ट किया था, जिसकी वजह से कभी साउथ इंडिया में इसका जो सपना था वो कर नहीं पाया पूरा। बस हाँ, इसने बीजापुर और गोलकोंडा को हम पढ़ चुके हैं कि इसने एनेक्स किया था, बीजापुर और गोलकोंडा को। इसका जो दादा था, दादा इसका कौन होगा, परदादा एक तरह से बोलेंगे, अकबर ने खंडेश से शुरुआत करी थी साउथ इंडिया एक्सपेडिशन की। 1601 में हमने देखा था खंडेश को टेरिटरी बनाया था, मुगल टेरिटरी। और बीजापुर को 1686 में इसने कैप्चर किया था, और गोलकोंडा को 1687 में। ठीक है, ये औरंगज़ेब के रिगार्डिंग में पता होना चाहिए। और औरंगज़ेब ने तो नहीं, लेकिन हाँ, ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई थी कब, ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई थी 1665 में।
जहाँ पे औरंगज़ेब को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, जयसिंह वन रिप्रेजेंट कर रहा था, और इसकी 1707 में डेथ हो जाती है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है, विच रिपोर्ट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद फंडामेंटल राइट्स, कौन सी रिपोर्ट मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है। तेज बहादुर सप्रू रिपोर्ट बिल्कुल एसोसिएटेड है। ये तेज बहादुर जो सप्रू रिपोर्ट है ये आई थी 1945 में, 1945 में। दैट डेल्ट विद दी पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट से डील कर रहा था ये। और ज़रा बताइए कमेंट में कि हम लोग का जो माइनॉरिटीज़ के जो लिए जो राइट्स हैं, कौन से फंडामेंटल राइट्स को किस आर्टिकल के तहत उनको हम माइनॉरिटी के राइट्स के नाम से जानते हैं। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ये भी होगी, और एक नेहरू रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए 1928, जो कि साइमन कमीशन के रिस्पांस में आई थी, और इसके रिस्पांस में जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स दिए थे। सरकारिया कमीशन रिपोर्ट ये फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये सेंटर स्टेट रिलेशंस से रिलेटेड है। सेंटर स्टेट रिलेशंस ये कब बनी थी या फिर ये रिपोर्ट कब दी गई थी, 1983, 1983 में। ठीक है, इसी तरह एक पुंची कमीशन बना था, वो भी आपका एसोसिएटेड है किससे, सेंटर स्टेट रिलेशन से। और सरकारी कमीशन की वजह से ही आपका एक इंटर स्टेट काउंसिल का भी गठन होता है, इंटर स्टेट काउंसिल, अंडर आर्टिकल नंबर 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका जो हेड होता है, गठन कौन करता है इसका, प्रेसिडेंट गठन करता है, बट इसका जो चेयरमैन होता है इंटर स्टेट काउंसिल का, वो प्राइम मिनिस्टर होता है, पीएम। और इसके जो वाइस चेयरपर्सन होता है वो होते हैं चीफ मिनिस्टर। वो वैसे तो एक हमारी जोनल काउंसिल भी होती है, आप याद रखना, जोनल काउंसिल भी होती है इस तरह से हमारी, उसमें इस तरह से चलता है। जोनल काउंसिल पहली बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती है, इनको स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 का, उसके द्वारा इनको सेटअप किया गया था। इसमें क्या होता है कि होम मिनिस्टर चेयरमैन होता है, और जो बाकी के हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं वो वाइस चेयरपर्सन बनते रहते हैं सर्कुलेशन से। ठीक है, और बाकी इसमें सारे जो सीएम होते हैं हर स्टेट के, वो पार्ट होते हैं इंटर स्टेट काउंसिल का। चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है लेकिन, ठीक है। और पुंची कमीशन 2007 में। माइनॉरिटीज़ के राइट्स हम बोलते हैं जो आर्टिकल नंबर 29 और 30 में मिले हुए हैं, जिनको कि हम कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स यानी कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार बोलते हैं। 14th, कैलकुलेट द जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट गिवन इन द फॉलोइंग डेटा। निम्नलिखित आंकड़ों में दी गई कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करें। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ कि इसमें जो घरेलू उत्पाद की गणना हम किस तरह से करते हैं। तो हमारे टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक है। 8 एग्रीगेट्स मैंने को पढ़ाए थे, तो जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी, ठीक है। तो ये हमारे टोटल 4 एग्रीगेट्स इस तरह से होते हैं, मतलब 4 मार्केट प्राइस पे होंगे और 4 फैक्टर कॉस्ट पे होंगे। और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जब हमें फैक्टर कॉस्ट पे निकालना होता है कोई भी चीज़, चाहे जीडीपी हो चाहे फिर कोई भी चीज़, तो जो मार्केट प्राइस वाला जो चीज़ है उसमें हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देना होता है। और ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, ये होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ठीक है। तो इसमें जो मार्केट प्राइस है माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सब्सिडी हो जाएगी, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। तो यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है 600 करोड़, इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर घटा देंगे 200 और सब्सिडी जोड़ देंगे, तो सिंपल यहाँ पे 450 करोड़ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। और जरा कमेंट में आप बताएंगे कि जीडीपी से एनडीपी में कैसे जाएंगे, ज़रा बताइए। अगर जीडीपी से एनडीपी में जाना और अगर जीडीपी से जीएनपी में जाना है तो क्या चीज़ें हम करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि अगर हमें जीडीपी से एनडीपी में जाना है तो हमें जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रीसिएशन को घटा देना होगा, मूल्यह्रास को घटा देना होगा, तो ग्रॉस का नेट हो जाएगा। और अगर हमें ग्रॉस का ग्रॉस ही रखना है बट डोमेस्टिक का नेशनल करना है तो हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ेंगे तो वो डोमेस्टिक का नेशनल हो जाएगा, ठीक है। बाय द एक्ट ऑफ डैश द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल वॉज गिवन द पावर टू लेजिस्लेट फॉर द होल ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। डैश अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में समस्त ब्रिटिश क्षेत्रों के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। 1813 हम पढ़ चुके हैं। एक तो इसने पहली बात तो ₹1 लाख अलग से निकाले थे टू बी स्पेंट इन दी एजुकेशन इन इंडिया। क्रिश्चियन मिशनरीज़ को इंडिया में भेजने की इसने बात कही थी। एंड प्लस इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कॉमर्शियल राइट्स हैं वो छीन लिए थे, एक्सेप्ट ट्रेड विथ चाइना एंड ट्रेड इन टी, और उनको भी ख़त्म कर लिया गया था। 1833 का जो एक्ट आया था जिसको कि हम सेंट हेलिना एक्ट के नाम से जानते हैं,
इसने क्या किया था, इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया था, पहला विलियम बेंटिक बना था, प्लस इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉमर्शियल फंक्शंस को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गवर्नर जनरल काउंसिल वाज गिवन द पावर टू लेजिस्लेट फॉर द होल ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। तो पहले क्या होता था कि बंगाल के लिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाता था अपना जो लॉ होता था, बॉम्बे के लिए बॉम्बे वाला गवर्नर जनरल बनाता था, मद्रास के लिए मद्रास वाला बनाता था। लेकिन अभी क्या है कि गवर्नर जनरल जो बंगाल का है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया है, यानी कि इनको जो बॉम्बे और मद्रास है इनको सबऑर्डिनेट कर दिया गया है बंगाल के अंडर में, क्योंकि वो बंगाल वाला इंडिया का पूरा बन चुका है। तो यही इसका सही आंसर होगा, जिससे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट बिकेम एन इंटरनेशनल गेम विद द फॉर्मेशन ऑफ इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इन द ईयर डैश। वर्ष डैश में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया, ICC। ये उसी साल बनता है एक्चुअली में। अभी तो इसको हम जानते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से, लेकिन जब बना था तो ये इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से बना था। देन इसका नाम चेंज हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, देन अभी है इसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये बना था उसी साल जिस साल आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया था 1909 में। प्लस ध्यान रखना है कि जो ICC का हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये है दुबई में। ठीक है, दुबई UAE में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। फिर अगर हम बात करें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बना, फीफा दैट इज़ फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन जिसका फुल फॉर्म होता है, ये कब बना। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो 1984 में बना, 1984। अब इसी को 8 और 9 को ज़रा चेंज कर दो तो 1894 हो जाएगा, नहीं। और 1894 को बना था इंटरनेशनल क्या बोलेंगे इसको, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी थी। और किसने बनाया था, पीर दी क्यूबर्टिन और दिमित्री विकेलास। ठीक है, दिमित्री विकेलास। तो जो आप उसका रिंग देखते हो ओलंपिक्स को, उसको डिज़ाइन करने का काम इन्होंने किया था। जो ओलंपिक रिंग्स थी डिज़ाइनर यही थे। ठीक है, किसके, जो ओलंपिक रिंग्स थी या फिर होती हैं अभी। और दिमित्री विकेलास इसके पहले प्रेसिडेंट बने थे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। अगर हम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें IOA, तो ये बना था आपका 1927 में। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट बने थे ही वॉज दोराबजी टाटा, ये इसके पहले प्रेसिडेंट बने थे। फीफा दैट इज़ फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये बना था आपका 1904 में, 1904 में। कहाँ बना था, पेरिस फ्रांस में बना था, बट इसका हेडक्वार्टर अभी करंट में कहाँ पे है, ज्यूरिच में है, जो कि कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। ठीक, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जिंक ऑक्साइड इज अ फॉर्म ऑफ रस्ट, केमिकली रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, केमिकली रस्ट इज नॉन हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, कॉपर कैन ऑल्सो टर्न इनटू रस्ट अपॉन हाइड्रेशन। रस्ट क्या होती है, रस्ट को बोलते हैं जंग। जंग लगती है सिर्फ आयरन में। एक्चुअल में होता क्या है, जो यहाँ पे ये लिखा है, जो कॉपर क्या होता है, अगर हम कॉपर को खुले में रखा छोड़ दें तो ग्रीन कलर का कोटिंग चढ़ जाता है, किसका, कॉपर कार्बोनेट का। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट, तो कार्बोनेट की ग्रीन लेयर की लेयर चढ़ जाती है। इसी तरह अगर हम आयरन को, लोहे को खुले में रखा हुआ छोड़ दें तो ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, डार्क रेड या फिर ब्राउन कलर का, जिसको वो होता है आपका आयरन ऑक्साइड की लेयर। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है क्योंकि वो मॉइस्चर को गेन कर लेता है एटमॉस्फेयर से और उसमें हो जाता है कोरोजन। तो इन सबको बोलते हैं कोरोजन। लेकिन इस कोरोजन को जो कि आयरन में होती है उसको हम बोलते हैं रस्टिंग, जंग बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे सही आंसर होगा केमिकली रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। सिमिलर और कंट्रास्टिंग ऑप्शंस भी हैं, हम देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये जो कोरोजन होती है, आपको ध्यान रखना है, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। इसी तरह जो हमारी एक रैंसिडिटी होती है, रैंसिडिटी का मतलब होता है बासापन। जब कोई चीज़ सड़ जाती है एक तरह से तो उसको हम बोलते हैं वो रैंसिड हो गई, वो भी एक आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होती है। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट की ग्रीन लेयर होती है और आयरन ऑक्साइड की ब्राउन लेयर होती है। और इसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करने के लिए हम करते हैं गैल्वनाइजेशन या फिर एनोडाइजिंग। गैल्वनाइजेशन क्या होता है, जहाँ पे हम जिंक की कोटिंग चढ़ाते हैं, जिंक की एक लेयर चढ़ाते हैं किसमें, आयरन में। और एनोडाइजिंग क्या होता है, ये एक आपका एक फिजिकल प्रोसेस होता है। जो एनोडाइजेशन होता है ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है, जहाँ पे हम
ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है जहाँ पे एल्यूमिनियम की लेयर हम का इस्तेमाल करते हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आयरन को फ्रॉम रस्टिंग, ठीक है। हाइड्रेटेड फॉर्म के हम कुछ और भी सॉल्ट की बात कर लेते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, ये आपका हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है। इसी तरह हाइड्रेटेड जिंक सल्फेट होता है ZnSO4.7H2O। इसी तरह आयरन सल्फेट होता है हाइड्रेटेड फॉर्म में FeSO4.7H2O। इनको हम किस नाम से जानते हैं? तो ये होता है आपका ब्लू विट्रियोल, आपसे कभी कभी पूछ सकता है, ठीक है। ब्लू विट्रियोल होता है, पूछ इस तरह से सकता है कि कितने आपको वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड मिलेंगे कॉपर सल्फेट से। इसको हम बोलते हैं वाइट विट्रियोल, एंड आयरन सल्फेट को बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड इसी तरह होता है हमारा कैल्शियम सल्फेट CuSO4.2H2O, इसको हम बोलते हैं जिप्सम। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जिप्सम को हम यूज़ कब करते हैं? सॉइल में, जब सॉइल की एल्कलिनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब। और जिप्सम को अगर हम कर देते हैं डिहाइड्रेट 373 केल्विन में, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ये होता है आपका CuSO4.2H2O, ये होता है CuSO4.5H2O। अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा? दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस राजवंश ने आगरा शहर की स्थापना की थी? लोधी, सैयद, खिलजी या फिर तुगलक? आगरा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगेन दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज़ हैं। तो हम स्लेव डायनेस्टी जो पहली डायनेस्टी थी जिसको मामलुक डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, उसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। उसके बाद आती है वो 1206 से लेके 1290 तक थी। तुगलक आती है, ये कब से कब चलती है? 1290 से स्टार्ट होती है तुगलक। पहले तो खिलजी आएगी, ठीक है, स्लेव के बाद। तो खिलजी हमने कब से पढ़ा था? 1290 से लेकर 1320 तक। और 1320 से लेकर 1414 तक चलती है आपकी तुगलक डायनेस्टी। एंड देन आती है सैयद डायनेस्टी 1414 से लेके 1451, जिसका फाउंडर कौन था? खिज्र खान। और ये ज़रा कमेंट में बताइए किसने कहा था ये इस चीज़ को कि जो सैयद डायनेस्टी हैं उसके जो फाउंडर्स हैं वो डिसेंडेंट्स हैं प्रॉफिट मोहम्मद के? किसने ये बात बोली थी? और आगरा सिटी जो बनाई थी वो लोधी डायनेस्टी के जो सेकेंड रूलर था जिसका नाम था सिकंदर लोधी, उसने इस बात को कहा था, ठीक है, सिकंदर लोधी। इब्राहिम लोधी फाउंडर था, बहलोल लोधी फाउंडर था लोधी डायनेस्टी का। देन सिकंदर लोधी आता है, देन उसके बाद इब्राहिम लोधी आता है जिसने कि बाबर के साथ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा। सिकंदर लोधी की अगर बात करें तो इसकी जो पोएम्स थी उसको कंपोज किया गया अंडर द पेन नेम गुलरुखी, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड लोधी डायनेस्टी ने ही डबल डोम आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया था, डबल डोम आर्किटेक्चर को, जिसमें कि आपका एक है मौत की मस्जिद, ठीक है, मौत की मस्जिद बनवाया था लोधी डायनेस्टी वालों ने। और लोधी डायनेस्टी के सिकंदर लोधी ने आगरा सिटी फाउंड करी थी और इसी ने ही कैपिटल को शिफ्ट किया था टू दी आगरा, ठीक है। और खिज्र या सैयद डायनेस्टी के जो हैं फाउंडर्स वो डिसेंडेंट हैं प्रॉफिट मोहम्मद के। ये किसने बोला था? ये बोला था तारीख़ मुबारक शाही में। किसने? तारीख़ मुबारक शाही में बोला था याहे सिरहिंदी ने, ठीक है। मुबारक शाही में इस बात को बोला गया था, या तो सिंपल याद कर लो सिरहिंदी, ठीक है, सिरहिंदी ने ये बात बोली थी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन वाज द 8th राउंड ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड द सो कॉल्ड यूरुग्वे राउंड विच लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटेड? तो WTO का एक तरह से जो 8वां राउंड हुआ था जिसको हम यूरुग्वे राउंड के नाम से जानते हैं, ये कब कंप्लीट हुआ था? बिल्कुल सही है, यहया बिन सिरहिंदी। दिस क्वेश्चन इज इन माई मॉक। अच्छा, तो 1944 में 1944 में एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसको हम जानते हैं ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के नाम से, ठीक है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ये जो कॉन्फ्रेंस होती है 1944 में, इसमें 3 ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। वर्ल्ड बैंक जिसको हम विश्व बैंक के नाम से जानते हैं, एक है हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, और एक बनता है इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों तो आगे सस्टेन कर ले जाते हैं बट ये आगे सस्टेन नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है। इसकी जगह आता है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आता है।
लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और आईटीओ के बीच में एक आता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसको हम गट के नाम से जानते हैं। इसमें सीरीज ऑफ राउंड होते हैं, जिसमें कि एक यूरुग्वे राउंड चलता है विच स्टार्टेड फ्रॉम द 1986 एंड एंडेड इन द ईयर 1994। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर होगा। एक चीज़ ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक को ही हम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। इन दोनों का जो हेडक्वार्टर लोकेटेड है दैट इज़ इन वॉशिंगटन डीसी। लेकिन अगर हम WTO के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो दैट इज़ लोकेटेड इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, और इन दोनों को हम ट्विन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से भी जानते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द डैश बर्थ रेट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स अकरिंग ड्यूरिंग द ईयर पर 1000 पॉपुलेशन एस्टिमेटेड एट मिड ईयर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट, कि 1000 लोगों में कितने लोगों का जन्म हो रहा है। आपसे पूछ लेता है कि 2011 के सेंसस के हिसाब से क्रूड बर्थ रेट इंडिया में कितना है, तो दैट इज़ 21.8%, या फिर इस तरह से भी आपसे लिख सकता है 0.218। और अगर आपसे क्रूड डेथ रेट पूछ लेगा तो क्रूड डेथ रेट यानी 1000 लोगों में कितने लोगों की डेथ हो रही है, 2011 के हिसाब से है ये। ठीक है, 2011 दैट इज़ 7.2 पर 1000। ठीक है, ऑन एन एवरेज 7.2 लोगों की डेथ हो रही है पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आई होप मैंने आपको बताया होगा कि 1000 बच्चों में कितनों की बच्चों की डेथ हो जाती है बर्थ के टाइम पे। ये हम बात कर रहे हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से, दैट इज़ 47। ठीक है, 47 पर 1000 दैट इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब है टाइम करंट अफेयर्स का शॉर्ट लेने की। पहला क्वेश्चन है, हु रिसेंटली बिकेम द यंगेस्ट टू क्रॉस द नॉर्थ चैनल? रोहित पटेल, अंशुमान झिंगरान, आदित्य परमार या फिर अंशुमान यादव। तो किसने जो है नॉर्थ चैनल को सबसे लेस या फिर सबसे कम उम्र में जो है पास किया है? नॉर्थ चैनल की अगर बात करेंगे तो ये है कहाँ पे? ये है आपका जो ग्रेट ब्रिटेन है और आयरलैंड है, उसके बीच में आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ चैनल। और ये क्रॉस किया है अंशुमान झिंगरन, जो कि बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से, और इनकी जो उम्र है, जिस उम्र में इन्होंने किया या फीट अचीव किया, 18 ईयर्स की एज में इन्होंने ये फीट अचीव किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हु वॉन द विंबलडन 2023? जो 2023 का जो विंबलडन कप हुआ था उसको किसने जीता था? नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, कार्लोस अल्कराज या फिर मार्केटा वोनरोसोवा। तो विंबलडन 2023 जिन्होंने जीता उन्होंने ही अभी जो कुछ ही दिन पहले आपका ग्रैंड स्लैम विंबलडन जो ख़त्म हुआ, जो कि हमारा ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, इट इज़ दी ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम जो कि ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, 1877 में ये स्टार्ट हुआ था, 1877 में, और इसको अभी वाला जो है वो कार्लोस अल्कराज ने जीता 2024 वाला, और पिछला वाला भी 2023 भी इन्होंने ही जीता था, और दोनों वाले ही इन्होंने सर्बिया के नोवाक जोकोविक को हरा के जीते थे। कार्लोस अल्कराज किस कंट्री से हैं? स्पेन से हैं। फीमेल वाला जीता था चेच रिपब्लिक की मार्केटा वोनरोसोवा ने। ठीक है, ये है कहाँ की? चेच रिपब्लिक की, चेच गणराज्य की। ठीक है, किस ग्रैंड स्लैम को हम रेलॉन्ड, ठीक है यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, रोलैंड गैरोस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस को हम रोलैंड गैरोस के नाम से भी जानते हैं, किस ग्रैंड स्लैम को? ये है आपका होमवर्क आज के लिए। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर होता है ख़त्म, और इसका जो PPT का जो स्लाइड है वो आपको मिल जाएगा परमार SSC के टेलीग्राम पे। एंड बाकी नोट्स आपको पता है कहाँ पे मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश के, ये आपको परमार अकेडमी ऐप पे PIQ पार्ट 4 PDF कोर्स करके वहाँ पे। ऑलराइट, थैंक यू टू ऑल एंड यस, फ्रेंच ओपन। आज तो 1 घंटे में ही निपट गया। 1 घंटा आई थिंक 10 मिनट लगा होगा, है ना? आज 1 घंटे और 10 मिनट, क्योंकि क्वेश्चन उस तरह के थे आज, एक्सप्लेनेशन आई थिंक ज़्यादा नीडेड नहीं था। वही है कि धीरे धीरे वो टाइम आपका कम होने लगेगा। जो आप पहले बोल रहे थे सर पहले तो 1 घंटे का होता था, पहले तो 1 घंटे का होता था, तो मैंने आपको पहले बोला था जो शुरू के 10 लेक्चर्स होंगे वो थोड़े से हैवी रहेंगे, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हमारी रिपीट होने लगेंगी, तो बार बार वो लिखना नहीं रहेगा। ठीक है, सर बहुत लेट मिलते हैं नोट्स। देखो हिंदी के तो अभी जल्दी मिलने लगेंगे, बट वही मैंने को होता है, टाइम लगता है नोट्स बनने में। ठीक है, काफ़ी टाइम लगता है खासकर इंग्लिश के नोट्स बनने में, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। सेकंड तीर्थंकर अजीत नाथ थे, अजीत नाथ। ठीक है, लेकिन वो पूछता नहीं आपसे।
सर परमार एसएससी के नोट्स में वाटर मार्क ओपेसिटी कम कर दो, बहुत डार्क है। यूजी संदीप, वो एक्चुअल में लाइट ही अपलोड होता है। मैं कभी इस तरह से मतलब वो चीज़ नहीं करता हूँ कि कंटेंट हाइड हो उस वजह से। कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप एक बार बता सको कि आप किस में सैमसंग का फ़ोन या तो सैमसंग का टैब वगैरह आप यूज़ करते होगे, एक बार ज़रा कंफर्म कर सकते हैं आप। नोट्स ये यहाँ मिलते हैं अंजलि जी, क्या पहली बार लेक्चर ले रहे हो क्या हैं? और ये जो भी नए नए आते हैं, नए नए मत आया करो, पुराने लेक्चर देख के आया करो। नोट्स का जिनको नहीं पता है इसका मतलब है कि आप नए हो एकदम, पता ही नहीं नोट्स कहाँ मिलते हैं। बिल्कुल PYQ इनफ है तनु चौधरी। सैमसंग में आई थिंक ये इशू आ रहा है, काफ़ी लोगों ने ये बोला है। यूजी संदीप बोल, मैंने आपको पहले ही बताया था सैमसंग में ही ये प्रॉब्लम आ रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा है सैमसंग में। वो जनात्रिका क्लैन से थे, ठीक है। जो महावीर जी के फादर थे सिद्धार्थ, वो जनात्रिका क्लैन से थे। गौतम बुद्ध के जो फादर थे सुद्धोधन, वो शाक गणराज्य से थे, शाक क्लैन से थे। ये जनात्रिका क्लैन से थे। सर वेबसाइट नहीं खुल रही है। घराने भी करवा देंगे, है ना। चलो, थैंक यू सभी को, मिलते हैं कल। और कल शायद क्लास, पता नहीं, देख लेना एक बार। 50-50 चांसेस हैं थोड़ा सा, ठीक है। कल के लिए मैं बस बोल रहा हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली तो होगी लेकिन शायद ना हो, तो इसी वजह से आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि एक बार आप टेलीग्राम पे चेक कर लीजिएगा। नहीं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि आज क्लास क्यों नहीं हुई, ठीक है। तो एक बार कल चेक कर लीजिएगा क्लास को, है ना। अगर मॉर्निंग में शेड्यूल्ड होगा सुबह 6 बजे 7 बजे तक तो क्लास होगी, और अगर नहीं शेड्यूल होगा सुबह तो फिर नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू टू एवरीवन, धन्यवाद।